दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जैसे हम देखेंगे पोल्यूशन को और साथ के साथ उसके क्या इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, इनको जानने की कोशिश करेंगे। और ये आपकी करंट अफेयर ओरिएंटेड वीडियो है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हमारे शेयर करना चाहता हूं। जैसे एक हमारा तेजस प्रोग्राम है जो इस साल अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन कोर्स है। जो यहां पर एक और प्रोग्राम है जिनको लगता है कि सीसेट की उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उनके लिए ये सीसेट प्रोग्राम है। और जिनकी तैयारी उन्हें लगता है कि काफी अच्छी हो चुकी है, उन्हें मात्र टेस्ट लगाने की जरूरत है, तो उनके लिए हमारा लास्ट माइल लीप प्रोग्राम है। इसके अलावा जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसका नाम है प्रारंभ। आप इसमें होलिस्टिकली स्टैटिक्स और करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। दूसरा हमारा कोर्स है दैट इज आईडीएमपी, जिनको बहुत टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, लाइक 6-7 महीने हो चुके हैं, और उन्हें लगता है कि अब उन्हें टॉपिक वाइज या डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वीकली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जहां प्री और मेंस के उनको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं। तो उनके लिए है हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, इथेनॉल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल जो है हमारा वो बहुत कॉस्टली है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल से बहुत सारा आपका एमिशन निकलता है जो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इथेनॉल को एज अल्टरनेटिव फ्यूल प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यूनियन एंड पेट्रोल मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा है कि हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिससे हम इस चीज़ को प्रमोट करने वाले हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका इथेनॉल है कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। जैसे अगर 95% तक की प्योरिटी हो आपके इथेनॉल की, तो जो हॉस्पिटल में जैसे आपके कोई चोट लग जाती है उसको साफ करने के लिए स्पिरिट यूज़ करते हैं, तो उसके तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इथेनॉल को आप बेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो ये ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, अल्कोहल वगैरह, वहाँ पे। अब देखिए, कई बार आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा मिथेनॉल के बारे में भी। मिथेनॉल और इथेनॉल के में फ़र्क क्या है? देखिए, जो देसी शराब होती है जिसको पीने के बाद काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, दैट इज़ मिथेनॉल। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी रही है मिथेनॉल, तो होली के टाइम पे जहाँ पर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो आपको याद रखना कि मिथेनॉल इज़ वन जो देसी शराब बनती है जिसकी वजह से डेथ होती है। इथेनॉल जो नॉर्मल आपकी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो है यहाँ पे। अब जो आप 99% तक की प्योरिटी वाला इथेनॉल जनरेट करते हैं उसे आप ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल के साथ। अब इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके आप पेट्रोल की जो पोल्यूशन लेवल है उसे कम कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में इंपोर्ट जो होता है आपका क्रूड ऑयल, आप सभी जानते हैं कि लगभग 80% तक हमारा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में हम कमी ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इथेनॉल बनता कैसे है। तो इथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास बहुत से क्रॉप्स हैं जिनसे हम इस इथेनॉल को जनरेट कर सकते हैं। जैसे शुगर केन, गन्ने के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो गन्ने से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा मेज, व्हीट, इस तरह के क्रॉप्स में जहाँ पर हाई स्टार्च कंटेंट होता है। स्टार्च क्या होता है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आप इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इंडिया में अभी तक हम जो इथेनॉल जनरेट कर रहे हैं उसमें हम शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे शुगर केन से हम मोलासेस निकालते हैं। मोलासेस की फर्मेंटेशन के थ्रू हम इथेनॉल को जनरेट करते हैं। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कई दिन तक आपकी जैसे टिफ़िन, जैसे बचपन में मेरे साथ तो 1-2 बारी हुआ है, कई बार टिफ़िन आपका स्कूल में रह जाता है। अब स्कूल में रहने के कारण मान लो 1-2 दिन की छुट्टी आ गई, जैसे शनिवार एतवार की, और उसके बाद जब हम उस टिफ़िन को स्कूल से लेके आते तो उसमें से बहुत स्मेल आ रही होती है। तो वहाँ पर जो आपके बैक्टीरिया फंगस है वो उसके ऊपर अटैक करके उस खाने को डीकम्पोज करने लग जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसी से आपका इथेनॉल भी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इथेनॉल की प्रोसेसिंग में आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे कितनी % आप उसकी प्योरिटी रखेंगे। अगर वो 95% तक की है तो उसे आप
अल्कोहल को या इथेनॉल को आप पेट्रोल के साथ ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि हम ब्लेंड करना ही क्यों चाहते हैं, तो पहली चीज, इथेनॉल को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी समझते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज समझिए, इथेनॉल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? शुगर केन, मेज, वीट। अब इन सबको तो हम जब चाहे तब ग्रो कर सकते हैं ना। तो इससे अगर आपका कोई फ्यूल बन रहा है तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही होगा, क्योंकि यहां पर आप प्लांट को यूज करें, और प्लांट किसको यूज करें? सन को। तो एक तरह से ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यहां पे आपके इंजन की परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है, बिकॉज इथेनॉल में आपकी ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होने के कारण जो कंबशन जो आपके इंजन के अंदर हो रही है, मतलब जो पेट्रोल को बर्न करते हैं हम या इथेनॉल को बर्न करते हैं, वो प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, और इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। बिकॉज देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होनी है, बट ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैसेस है ये बीच में प्रोड्यूस नहीं होगी। और इसके अलावा जो अदर आपके जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं या सल्फर के ऑक्साइड हैं, उस तरह की गैसेस भी रिलीज कम होगी। इसके अलावा आपके इंजन की परफॉर्मेंस पहले से और बेटर हो जाएगी। और कई बार हम जैसे हिली एरिया में एक प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह एरिया में जो रहते हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते होंगे कि सर्दियों के टाइम पे जो ऑयल है या आपका तेल है, पेट्रोल डीजल, ये जम जाता है, तो आपका इथेनॉल ब्लेंड ऑयल इतनी जल्दी से जमता नहीं है। तो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या आपके इनिशिएटिव लिए हैं जिससे इस इथेनॉल को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली चीज़ तो हमने शुगर केन और जो आपके फूड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसे अलाउ कर दिया है। इसको आप इस तरह से मान के चलिए कि पहले अभी तक हम शुगर केन और फूड ग्रेन्स को इस्तेमाल नहीं करते थे इथेनॉल की प्रोडक्शन में। बाकी अदर सोर्सेज से हम शायद फिर भी कर लेते थे, बट इन दोनों को हम यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अब अगर फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उस फूड को आप डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और जगह पे, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, काफ़ी जनता के ऊपर इससे इम्पेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लोग तो प्रॉफिट के लिए जहाँ पे ज़्यादा दाम मिलेंगे वहाँ बेच देंगे। मान लो जनता और जो ये कंपनीज हैं इनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो बट ऑब्वियस है आपकी कंपनीज ज़्यादा पैसा पे कर सकती हैं, उनकी जो पॉकेट है वो काफ़ी डीप है, तो इससे गरीब जनता के फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो इसी कारण पहले हम इस तरह के फूड क्रॉप्स को अलाउ नहीं करते थे इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जो इथेनॉल का प्राइस है, जो आप शुगर बेस्ड इथेनॉल निकाल रहे हो, शुगर केन बेस्ड, उसका प्राइस हमने फिक्स कर दिया है। अब फिक्स करने से बेनिफिट ये है कि इसके प्राइस में उतार चढ़ाव नहीं होगा, तो कंपनीज रिलायबली इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। साथ के साथ हमने इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को ऑल्दो लॉन्च किया गया था 2003 में, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको हेड कर रही है। यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अचीव कर सके इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल के साथ इसकी ब्लेंडिंग को अगर हम अचीव कर पाएंगे, इससे हमारा पोल्यूशन कम होगा, फॉरेक्स हमारा बचेगा, और साथ के साथ फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। अब इन तीनों को मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, कंप्लीट कंबशन के कारण पोल्यूशन कम होगा, ये तो आपको पता लग ही गया। अब आप पेट्रोल खरीदने के लिए, जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करें तो यूक्रेनियन वॉर के कारण अभी पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं। अब अगर हमारी इकॉनमी इथेनॉल से चलती हो, हम काफ़ी कम पेट्रोल को मतलब अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हो, तो इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी बच सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, और इससे इकॉनमी के ऊपर बाहर की इकॉनमी से कम इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा फार्मर्स को बेनिफिट ये है कि मान लीजिए फूड सेक्टर में उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, बम्पर प्रोडक्शन हो गई शुगर केन की। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बम्पर प्रोडक्शन से शुगर केन का लेवल जो है, प्राइस लेवल, वो कम हो जाएगा। बट यहाँ पर इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए आप बेच सकते हैं इसे कंपनीज को जो इथेनॉल बनाती हो, और ये कंपनी आप फार्मर्स की इनकम को सिक्योर कर सकती हैं। तो इस तरह से आप ओवरऑल फार्मर्स की इनकम को भी इम्प्रूव कर पाएंगे।
अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सभी आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है। अब ये कंपनीज ही जिम्मेवार है कि किस तरह से इस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी स्टार्ट की गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? देखिए, आप मान लीजिए अभी मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, मान लीजिए उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ उसमें मुझे डिस्काउंट वगैरह देके यहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट को मान लीजिए 6 या 5% तक पहुँचा देगी। अब अगर गवर्नमेंट इस तरह का डिस्काउंट देती है तो इससे मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे नई कोई डिस्टिलरी लगानी हो जहाँ पे मैं इस इथेनॉल को बना रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इस तरह के डिस्काउंट्स देती है तो इससे जो फैक्ट्री सेटअप की कॉस्ट है वो कम होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो है 2018 की, इसमें यह कहा गया कि हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि 20%, मान लीजिए अगर 100 यूनिट आपका पेट्रोल है टोटल अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो अब आगे चलकर हम 2030 तक 80 यूनिट हम पेट्रोल यूज़ करेंगे और 20 यूनिट हम यूज़ करेंगे किसके? इथेनॉल के। साथ के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025 एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को आता है आपका, 2021 में से लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप लॉन्च किया था जिसके थ्रू हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करेंगे 2025 तक। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अगर हम 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। अभी जो 30,000 करोड़ रुपए हैं इसे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी जगह पे। फॉर एग्जांपल, गरीबों के कल्याण के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं हम, एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना केवल हम एनर्जी सिक्योरिटी अपनी अचीव कर पाएंगे बल्कि लो कार्बन एमिशन को भी अचीव कर पाएंगे, एयर क्वालिटी भी इंडिया में अच्छी हो पाएगी। उसके अलावा फार्मर्स की इनकम भी इम्प्रूव हो पाएगी और जो हमारी क्रॉप खराब हो जाती है, सड़ गल जाती है, उसका जो लॉस है उसको भी हम कम कर पाएंगे। उस साथ के साथ हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी मदद कर सकती है ये। तो मतलब ये एक तीर से हम कई निशाने साध सकते हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और कोविड के कारण सिचुएशन और भी ख़राब होती जा रही है। साथ के साथ जो आपके फूड ग्रेन्स हैं, हर साल काफ़ी सारा फूड ग्रेन हमारा वेस्ट हो जाता है, सड़ गल जाता है। तो उस फूड ग्रेन को हम यहाँ पर यूटिलाइज करके पैसे कमा सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे अगर फार्मर्स इन चीज़ों के ऊपर मतलब इस तरह से अपनी क्रॉप्स को बेच पाएंगे तो जो हम देखते हैं कि बम्पर क्रॉप्स के टाइम पे उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो वो लॉसेस कहीं ना कहीं आपके कम हो सकते हैं। यहाँ पर फार्मर को चांस मिल सकता है कि वो अपने क्रॉप को किसी और को भी बेच सके। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने कदम को और दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी तक हम ऑयल के इंपोर्ट के लिए बहुत सी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे सऊदी हो सकता है, यूएई हो सकता है। पहले हम ईरान से भी लेते थे, रशिया से भी लेते थे और आपकी वेनेजुला से भी लेते थे। अब देखिए, वेनेजुला, रशिया, ईरान, ये तीनों यूएसए की ब्लैक लिस्ट टाइप में हैं, मतलब उनके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं, तो आप डायरेक्टली उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब इस कारण से हमें जहाँ से सस्ता पेट्रोल मिल सकता था हम वहाँ से नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं कहाँ से? यूएई से या आपकी सऊदी से। अब यहाँ से पेट्रोल खरीदने में हमें दाम ज़्यादा पे करने पड़ते हैं और यूएसए की क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस है, डॉलर की डोमिनेंस है, इस वजह से हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि मान लीजिए अगर डॉलर में पेमेंट हमारी रुक जाती है तो क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? हम बहुत सी चीज़ों के लिए डॉलर में पे करते हैं, आपके चाहे ऑयल हो, चाहे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो उसके लिए भी, साथ के साथ आपका जो गोल्ड है उसकी परचेज के लिए भी, और बहुत सी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर के ऊपर। अब डॉलर के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हम, तो अगर कल को हमारे यूएसए से रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए यूएसए कुछ सेंक्शन लगाने की कोशिश करे हम पे, तो हम दिक्कत में आ सकते हैं।
तो हमें भी रशिया की तरह, चाइना की तरह डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, और इसके लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी ऑयल से, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट जब तक हम करते रहेंगे, अभी ऑलमोस्ट 80% कर रहे हैं, अब इसे घटाकर हमें कोशिश करना चाहिए 40 to 50% लाएं। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इथेनॉल के ऊपर आप फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन व्हीकल्स हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर कम कर सकें। आइए अब बात करते हैं बेंजीन पोल्यूशन की। अभी रिसेंटली एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि भैया केरला में इस तरह के पोल्यूशन के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए, जिससे हम ये पता लगा सके कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं केरला की एयर क्वालिटी को। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन है क्या। देखिए, ये एक कलरलेस फ्लेमेबल आपका लिक्विड है जिसकी सुगंध है थोड़ी बहुत। अब जैसे ही ये एयर की कांटेक्ट में आती है तो ये एकदम से इवेपोरेट हो जाती है। मान लीजिए आपने एक शीशी है, इसमें इस बेंजीन को स्टोर कर रखा है, बट जैसे ही ये हल्का सा एयर के कांटेक्ट में आई, ये तुरंत ही इवेपोरेट हो जाती है। अब ये नेचुरल सोर्सेज से भी जनरेट हो सकती है, और ये आपके ह्यूमन मेड यानी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी जनरेट हो सकती है। अब नेचुरल सोर्सेज से कैसे? मान लीजिए वॉल्केनिज्म है आपका या फॉरेस्ट फायर है, इसके थ्रू बेंजीन आपकी जनरेट होती है। वेयर एज अगर ह्यूमन सोर्सेज की बात करें, ये क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होती है, वहाँ से ये रिलीज हो सकती है। आपकी सिगरेट्स जो लोग स्मोक करते हैं वहाँ से ये जनरेट होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से नहीं बनती, ना एंथ्रोपोजेनिक से, ये दोनों सोर्सेज से जनरेट हो सकती है। देखिए, इसके यूजेस जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर आप ज़्यादा देर तक बेंजीन के कांटेक्ट में आएंगे तो इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, और साथ के साथ ह्यूमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ पर आप एक चीज़ समझ के चलिए कि हेल्थ के ऊपर इसके एडवर्स इम्पैक्ट हैं, बट फिर भी हम क्यों इसे यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सी आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ज़्यादातर आपकी जो ग्लू इंडस्ट्री है या आपकी रेजिन्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, रबर, डाई, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में, ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ में हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम इसे एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हाँ, इसके कांटेक्ट को ह्यूमन से कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो। तो किन किन प्रोसेस में आपको इसके एक्सपोजर के चांसेस देखने को मिलते हैं? जैसे इंडोर की बात करें तो घर में अगर पेंट हुआ हो या कोई स्मोक करता हो, उससे भी लोग बेंजीन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे आप यूज़ करते ग्लू वगैरह या कोई एडेसिव जैसे फेविकोल वगैरह, तो इनमें भी ये आपको बेंजीन देखने को मिलती है। अगर आउटडोर की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, आपकी कुकिंग कोल इंडस्ट्रीज़, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में आपको बेंजीन का एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंडोर और आउटडोर इस एक्सपोजर को लिमिट करने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में केरला में इस तरह का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि कैसे हम इस पोल्यूशन को कम कर सके, इसके ऊपर हम फोकस करें। तो यहाँ पे इस बेंजीन के बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। ऑल्दो हमने स्टैटिक पार्ट में इसके बारे में पढ़ा हुआ था, बट एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेंजीन न्यूज़ में रहा है तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन से आपके ऐसे सोर्स है जहाँ से बेंजीन निकलता है। आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हो और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना हो। तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ये आपको बता रखा है कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन बन के आए तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइजेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। आप सभी जानते हैं कि जैसे जो भट्टी होती है जहाँ से ईंट बन के आती है, वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी को कोई तवज्जो नहीं देता। मतलब कितना पोल्यूशन वो कर रहे हैं इसके ऊपर कोई इल्म नहीं होता, कोई गौर नहीं करता। अब हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि भैया आप सभी को भी इस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब मान लीजिए अगर किसी के पास E3 सर्टिफिकेशन है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन देगा कौन। आप
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को जानते होंगे, वो ये सर्टिफिकेशन देगा। अब यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन से बेनिफिट ये होगा कि आप ये समझ सकेंगे कि इस ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी की वेस्टेज कम हुई है, इससे पोल्यूशन कम हुआ है और इससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और आप मान लीजिए इस सर्टिफिकेशन के साथ अपने ब्रिक्स को बेचते हैं, तो जो लोग इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं वो इस तरह की ब्रिक्स को खरीद सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सर्टिफिकेशन सभी के लिए मैंडेटरी कर दे। अभी तो मैंडेटरी नहीं है, तो कोई कोई इंडस्ट्री इसे अडॉप्ट करेगी, बट आने वाले समय में इसे मैंडेटरी कर सकते हैं। अब देखिए, इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। जैसे आपको इम्प्रूव करना होगा अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को। अब मान लीजिए आप अभी कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ब्रिक्स को बनाने के लिए, तो ट्राई कीजिए आप शिफ्ट करें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, जिससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो। सेकंड है, आपकी जो ब्रिक की डेंसिटी है उसको आपने कम करने की कोशिश करना है, ज़्यादा भारी ईंट नहीं बनाने की ज़रूरत है। साथ के साथ आपको कोशिश ये करनी है कि आप शिफ्ट करें और ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ। मान लीजिए अभी आप XYZ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आप भट्टा लेते हैं, उसमें मिट्टी की ईंट के फॉर्म में आपने बनाया और उसको आप बर्न करते हैं। अब वहाँ पर कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को और ज़्यादा आप एफिशिएंट कर सके, तो आपको उसकी तरफ गौर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इन ईंटों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है क्या। देखिए, ये जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, इसे लॉन्च किया गया था 2007 में। इसमें ये कहा गया था कि भैया जो भी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनकी जो एनर्जी यूजेस है वो 100 किलोवाट के आसपास हो या 120 kVA के आसपास हो डिमांड, तो उनको ज़रूरत है अपनी बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाने की। मतलब वहाँ पे आप एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर वर्क करेंगे। अब वहाँ उन जो कंपनीज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें आप अगर इस तरह के ईंटों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब देखिए, अभी तो ये जो कोड है ये वॉलंटरी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी 22 स्टेट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, काफ़ी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। बट जब आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए आपने कोई मल्टीप्लेक्स बनाया या आप कोई बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट बना रहे हैं, तो उसमें आप अगर एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको इन कोड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। मान लीजिए आप रोशनदान बना देते हैं, तो इससे डे टाइम में जो एनर्जी सेव है वो काफ़ी कर सकते हैं आप। उसके अलावा बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से कीजिए जिससे AC की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे रूफ़ है, रूफ़ को अगर आप लाइट कलर में पेंट कर देंगे तो रूफ़ इतनी ज़्यादा तपेगी नहीं। अब अगर रूफ़ इतनी ज़्यादा तपेगी नहीं तो इससे एनर्जी जो आप AC की कूलिंग में यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इन ब्रिक्स को बनाने के टाइम पे हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं और इससे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो अल्टीमेटली वो बिल्डिंग में भी तो एनर्जी सेव हुई ना, उस बिल्डिंग की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में हो सकता है कि ये मैंडेटरी हो जाए सभी बिल्डिंग्स के लिए, बट अभी के लिए ये वॉलंटरी बेसिस पे हमने इसे पायलट बेसिस पे लॉन्च किया। पायलट बेसिस तो नहीं बोलूँगा, बट वॉलंटरी बेसिस पे हमने इसे लॉन्च किया। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसे मतलब अपना लेंगी, अभी आने वाले समय में सभी के लिए हो सकता है मैंडेटरी हो जाए। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये BEE क्या है। देखिए, इसके ऊपर UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। जब आपसे पूछा था कि भैया ये स्टार रेटिंग वाले जो आपके अप्लायंसेज हैं, कुछ 4-5 आपको दे रखे थे, उसमें से छांटने थे आपको। 2017 का क्वेश्चन था, आई गेस वो 16 या 17 का होगा, एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे आपको इस BEE के बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक लॉ के अंडर फॉर्म हुई है, डैट इज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का जो एक्ट है उसके अंडर ये बॉडी आपकी बनी है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, मॉप के अंडर। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम उन प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकें, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें जिनसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें और बचा सकें।
मतलब एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के ऊपर हमारा फोकस रहता है यहाँ पे। उसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि हम एनर्जी इंटेंसिटी को भी कम कर सकें वेरियस एरियाज में। फॉर एग्जांपल अभी तक आप जो फ्रिज या आप एसी यूज़ कर रहे थे, आपको नहीं पता था कि वो कितनी स्टार रेटिंग की है, कितनी वो एनर्जी एफिशिएंट है। बट अगर आप आज के टाइम पे उसे देखें तो आपको पता होगा जैसे 2 स्टार एसी होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 4 होते हैं, 5 स्टार एसी होते हैं। अब जो 5 स्टार एसी होते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा बिजली बचाते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो एनर्जी सेव करते हैं, जो आपकी जो पैसा सेव करते हैं, वो पावर सेव करते हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। मतलब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सस्ता ही पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। अब इसी तरह के प्रोग्राम्स इन्होंने और भी लॉन्च कर रखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अलावा एक पैट स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, जहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है ABC इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री XYZ। अब ABC और XYZ को कहा कि भैया आपने अपने एमिशन लेवल को पर्टिकुलरली 50 यूनिट तक लिमिट करना है। अब ABC इंडस्ट्री ने कर दिया 60 यूनिट खर्च और XYZ ने सिर्फ 40 यूनिट ही यूज़ की। तो यहाँ पे आप अगर परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए इसने XYZ ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, मतलब इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उस टारगेट को अचीव किया, अब आप बची हुई यूनिट को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ABC को अपनी जो 10 यूनिट है, 10 पोल्यूशन की यूनिट है, वो बेच सकते हैं मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। मान लो ऐसी 10 कंपनियां हैं तो ये रेट ऊपर भी जा सकते हैं, और मान लीजिए एक ही कंपनी है और बेचने वाली इस तरह की 10 कंपनियां हैं XYZ की तरह, तो वहाँ पे रेट थोड़े कम भी हो सकते हैं। अब ये जो 10 यूनिट का रेट है ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मतलब किस तरह की डिमांड है और किस तरह की सप्लाई है। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज हैवी मेटल पोल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि कोविड के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई थी, जिसे हम एंथ्रोपॉज भी कहते हैं। एंथ्रोपॉज मतलब ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और नेचर अपने आप को वापस रिवाइव कर रहा था। अब उस समय इंडिया में हैवी मेटल का पोल्यूशन कम देखने को मिला, खासकर गंगा रिवर में। ऑल्दो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया की ऑलमोस्ट 2/3 रिवर्स में या वाटर में आपको हैवी वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक ह्यूमन एक्टिविटीज कम थी, तो इसकी वजह से ये हैवी पोल्यूशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला हमें गंगा के अंदर। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा हैवी मटेरियल देखने को मिलता है। देखिए कुछ वेस्ट तो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे सीवेज वेस्ट, जिसको हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं रिवर्स में, और कुछ आपके वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखिए डोमेस्टिक जो आपका वेस्ट है ये लगभग मेजॉरिटी कारण है गंगा के पोल्यूशन का। उसके बाद जो बचता है वो इंडस्ट्रीज के पास जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 20% जो आपका वाटर पोल्यूशन है गंगा का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ढंग से आप इस वेस्ट को ट्रीट नहीं करते हैं और इस निग्लिजेंस के कारण आपकी इंडस्ट्रीज पोल्यूट होती है। अब इनके अलावा एक कारण और भी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो ये भी और ये दोनों को मिला दें आप, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वेस्ट को, तो ये ऑलमोस्ट 80% रिप्रेजेंट करता है आपके हैवी मेटल पोल्यूशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैसे हैवी मेटल पोल्यूशन हो सकता है, तो हम जो यूरिया यूज़ करते हैं या फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी तो वाटर के अंदर डिस्चार्ज होता है आपके हैवी मिनरल मटेरियल्स, और इसी के कारण आपको देखने को मिलता है यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन क्या है, ये भी तो हैवी मटेरियल का आपका डिस्चार्ज ही है ना, हैवी मेटल का। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे लगभग 4 से 5 महीने का आपका लॉकडाउन लग गया था। अब इस लॉकडाउन के कारण आपकी कई इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर रही थी। अब इंडस्ट्रीज जब आपकी वर्क नहीं कर रही हैं तो उससे वेस्ट जनरेट नहीं होगा। अब अगर वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके वाटर के अंदर इस तरह का डिस्चार्ज कम देखने को मिलेगा। बट जो आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ था या डोमेस्टिक वेस्ट था वो तो ज्यों का त्यों ही रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा। तो इसकी वजह से ये 20% जो वेस्ट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, और यहाँ पर आपकी वाटर की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होगी। अब देखिए हुआ क्या है कि लॉकडाउन की वजह से ना आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद रही। अब इंडस्ट्रीज अगर बंद रही तो इसकी वजह से यहाँ से आने वाला पोल्यूशन, ये 20% पोल्यूशन आपका कम हो गया।
तो हाल फिलहाल में गंगा की जो पोल्यूशन लेवल है हैवी मेटल का वो कम हो गया। अब ये हैवी मेटल होते क्या हैं? ये कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो और काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं ये लो कंसंट्रेशन में भी। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आयरन की डेंसिटी देखिए, मरकरी की देखिए, कैडमियम की देखिए, आर्सेनिका की देखिए, इनकी जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी वजह से इन्हें हैवी मेटल कहा जाता है। अब कई बार आपने सुना होगा कि पंजाब की सॉइल में भी आपको हैवी मेटल देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए वहाँ पे आप फ्लडिंग करते हैं प्लेन्स की, मतलब जो आपकी खेती बाड़ी वाली ज़मीन है उसको पानी से लबालब भर देते हैं। अब इवेपोरेशन के कारण जो नीचे बी और सी होराइजन में आपका हैवी मेटल मिल रहा था, हैवी एलिमेंट मिल रहा था, वो ऊपर की तरफ इवेपोरेशन या कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंच जाता है टॉप सॉइल में और इसकी वजह से इन एरियाज में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हैवी मेटल्स ना केवल आपको पानी में देखने को मिलते हैं, आपको सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर आज की बात करें हाल फिलहाल की, तो भारत में लगभग 2/3, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना भी हमारा वाटर सोर्सेज हैं उसमें से 2/3 हमारे किसी न किसी हैवी मेटल की प्रेजेंस से ग्रसित हैं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में आपको पानी में यूरेनियम तक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको यूपी के एरिया में या बिहार के एरिया में आर्सेनिका ज़्यादा देखने को मिलता है पानी में। अब देखिए ये जो आपके हैवी मेटल्स हैं इनकी प्रेजेंस कब और कहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए अगर मॉनसून के बाद की बात करें तो आपको लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, कॉपर, इनकी तादाद पानी में ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा मॉनसून के टाइम पे जब बारिश हो रही होती है, चौमासे के टाइम पे भारत में पानी के अंदर आयरन, लेड, क्रोमियम और कॉपर की तादाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैवी मेटल पानी में आते कैसे हैं? देखिए इसके 2 सोर्सेज हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका नेचुरल और दूसरा हो सकता है आपका एंथ्रोपोजेनिक। अब नेचुरल में आ जाता है आपका जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक है। अब रॉक की वेदरिंग होगी तो उससे मेटल्स निकलेंगे तो ये मेटल्स पानी में जाएंगे और अगर ये मेटल्स पानी में जाएंगे तो इससे हैवी मेटल की तादाद ज़्यादा देखने को मिल सकती है पानी के अंदर। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सेडिमेंटेशन के लिए वेदरिंग होनी ज़रूरी है और इस सेडिमेंटेशन के थ्रू ही आपका हैवी मेटल एंटर करता है वाटर के अंदर। उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट, स्टॉर्म सर्ज, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके कारण आपको बहुत सा हैवी मेटल पोल्यूशन देखने को मिलता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। अब यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के बारे में बात करें तो हम माइनिंग करते हैं, जैसे कॉपर माइनिंग कर रहे हैं या आपकी कोल माइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से बारिश के थ्रू रस रसाव जो होता है पानी का, मतलब पानी जो आपका बहता है, फ्लो करता है, तो इसमें कुछ मिनरल्स आपके जो माइनिंग एरिया से मूव करते हैं टुवर्ड्स दी वाटर बॉडी, जिसकी वजह से हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा आपके इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू भी हो सकता है ये, आपके एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू या फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू भी ये हो सकता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैंने आपको बहुत से हैवी मेटल्स के बारे में लिख के बताया हुआ है। ऑल्दो ये हम स्टैटिक में कवर कर चुके हैं, बट इसको एक बार आप यहाँ से रिवाइज कर लेना। इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी मैं, क्योंकि ये सभी हमने पहले भी कवर कर रखे हैं। आइए अब बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। एक तो ये आपका एयर के अंदर पोल्यूशन कॉज करते हैं, दूसरा कई बार ये एसिड रेन के लिए भी आपका जिम्मेवार है, बिकॉज यहाँ से आपका नाइट्रिक एसिड बन जाता है। नाइट्रिक एसिड से ही आपकी एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से जो पीएच लेवल है वाटर का वो रिलेटिवली 5.5 पीएच लेवल से कम चला जाता है और जिसकी वजह से कई जगह पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं इस एसिड रेन की। अब ये जो आपका एसिड रेन कॉजिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह पाया गया कि इससे लंग्स की फंक्शनिंग के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब जो आपकी सांस के नली हैं या आपकी जो लंग्स के अंदर एल्वियोली सैक है या आपके लंग्स के अंदर ब्रोंकियोटिस है, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कहा जाता है कि NO2 यानी कि
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी हाईली रिएक्टिव गैस है। ये एक ऑक्साइड है आपके नाइट्रोजन का। वैसे तो और भी आपके अदर ऑक्साइड होते हैं, लेकिन जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो इससे आपका नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी जानते होंगे जैसे हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। अब अंदर पानी है, बाहर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये आपस में मिलेंगे तो अंदर नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे। नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे क्योंकि हम जैसे सांस लेते हैं, हमारी सांस के साथ भी बहुत सारा वाटर वेपर बाहर निकलता है। तो ऐसे ही ये जो वाटर वेपर हमारे लंग्स के अंदर है और यहाँ पे आ गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो अंदर लंग्स के अंदर एसिड बनेगा तो इससे लंग्स के ऊपर नेगेटिव डैमेज देखने को मिलेगा। मतलब लंग्स के डैमेज के बाद आपकी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब ढंग से लंग्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? देखिए, कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, उसके अलावा ह्यूमन मेड सोर्सेज के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में तो वॉल्केनिज्म ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फॉसल फ्यूल की बर्निंग, जैसे आप कोल को बर्न करते हैं या आप पेट्रोल को बर्न करते हैं या आप डीजल को बर्न करते हैं, तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑल्दो पेट्रोल के केस में थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डीजल में ज़्यादा है। उसके अलावा अगर कोई लकड़ जलाता हो या कोई मीथेन को बर्न कर रहा है, नेचुरल गैस को, तब भी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, पहला तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, एटमॉस्फेयर में ये अगर इंट्रैक्ट करती है तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नाइट्रिक एसिड के कारण होता क्या है? देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो आपके प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं, ये एक सर्टेन पीएच लेवल के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये पीएच लेवल बियॉन्ड इसके डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तो दोनों ही केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की सेंसिटिविटी को हार्म कर सकता है। अगर पानी का पीएच लेवल इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, मान लीजिए डिक्रीज हो गया, एसिड रेन हुई, अब डिक्रीज हुआ तो ये पानी की फिश कैसे पानी में सर्वाइव कर पाएगी, तो इसके ऊपर दुविधा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा आपने स्मोक के बारे में सुना होगा, ये स्मोक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग। अब यहाँ पे आपको दो तरह की स्मोक देखने को मिलती है, एक होती है सल्फर के कारण बनी हुई स्मोक और एक होती है नाइट्रोजन के कारण। तो यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के कारण बनने वाली स्मोक की। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नाइट्रोजन के कारण आपकी लंदन स्मोक बनती है कि लॉस एंजलिस स्मोक। अब अगर आपको फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो इसे कई बार फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं और ये आपको समर में देखने को मिलता है। इसे कई बार समर स्मोक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है। ऑल्दो मैं आपको इसका आंसर बता सकता था, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितना आप स्टैटिक पार्ट से अवेयर हैं। आइए अब बात करते हैं इससे फर्दर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्मोक के कारण कई बार देखने में प्रॉब्लम होती है, तो एयर हेजी हो जाती है जिससे देखने में प्रॉब्लम होती है और कई बार इससे एक्सीडेंट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्रोसिव एयर है ये, इससे क्रोजन होती है, तो इस वजह से आपको मेटल्स की डिप्लीशन देखने को मिलती है। अगर बात की जाए WHO की, तो WHO परमिट करता है आपका 21.3 पार्ट पर बिलियन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर किसी भी ह्यूमन के लिए। मतलब आप इतना एनुअली अगर एक्सपोजर झेलते हैं तो दैट इज़ गुड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इससे बियॉन्ड जाता है ये, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब बात करते हैं मरकरी के बारे में, क्योंकि अभी मरकरी का लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिला हमें ग्लेशियर मेल्टिंग में। अभी एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है ग्रीनलैंड में मिलने वाले ग्लेशियर्स के बारे में। अब इसमें यह कहा गया है कि यूजुअली जो भी आपके ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं उनमें मरकरी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। मरकरी आपका नेचुरली भी मिलता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉक की वेदरिंग हो रही है उससे भी आपकी मरकरी जनरेट होगी, वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी, जियोथर्मल एक्टिविटी से भी और फॉरेस्ट फायर से भी। तो ये नेचुरल सोर्सेज हो गए। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वहाँ से जनरेट हो सकती है आपकी मरकरी। बाकी मेडिकल जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पहले थर्मामीटर में हुआ करता था मरकरी,
तो उस तरह के इक्विपमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है मरकरी की। अब सोर्सेज के बाद कई बार यूपीएससी फोकस करता है कि किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं इन पॉल्यूटेंट्स के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आई, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मरकरी के अगर आप टच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जैसे थर्मामीटर को मुंह में तोड़ लेता है बचपन में, अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसके साथ बहुत सारे रिपरकशन देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी जो है वो काफ़ी हैवी है और ये आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको चीरती हुई भी जा सकती है अंदर तक। मतलब मान लीजिए आपके स्टमक में पहुंचे, वहाँ से ये सिंक करती रहेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और इसकी वजह से ये बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज तक कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है किसी भी इंसान की अगर वो डायरेक्ट इंजेस्ट कर जाता है। अब देखिए मरकरी के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो WHO से ये कहता है कि ये वर्ल्ड के टॉप 10 प्रॉब्लम्स में से एक है जो केमिकल के कारण होती है। मतलब टॉप 10 अगर हम केमिकल्स की लिस्ट बनाएं जिससे हमें इशू हो सकते हैं, जो हमारे लिए पब्लिक हेल्थ का एक कंसर्न है, तो उसमें से मरकरी भी एक है, क्योंकि इसके कारण होते हैं मिनेमाटा डिजीज़। अब मिनेमाटा क्या है? देखिए मिनेमाटा एक आपका बीच है या बे एरिया है जो आपको जापान में देखने को मिलता है। अब बे क्या होता है? देखिए जो एरिया आपका 3 साइड से लैंड से कवर्ड है और एक साइड से वाटर से, दैट इज बे। अब इस बे एरिया में आपको इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन के कारण मरकरी की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिली। अब ये मरकरी वाटर में चला गया, वाटर से फूड चेन के अंदर एंटर करता है। फूड चेन में कैसे? क्योंकि फिश इस मरकरी को खा जाती है और इस फिश को हम ह्यूमन खाते हैं। अब देखिए फिश ने जब इस मरकरी को खाया तो आपको बायो अक्यूमुलेशन देखने को मिली, बट जैसे ही ह्यूमन ने इस फिश को खाया तो यहाँ पे आपको देखने को मिली बायो मैग्निफिकेशन, और बायो मैग्निफिकेशन के कारण बहुत से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन और इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मर्करी एंड देयर कंपाउंड। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया भी इसका एक पार्ट है, मतलब इस कन्वेंशन के अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कन्वेंशन 2013 में आया था और 2017 में ये इन्फोर्स में हुआ। मतलब कई बार आपको होता है कि एक रिक्वायर्ड नंबर चाहिए होता है रेटिफिकेशन के लिए, दैट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वो नंबर अचीव किया गया था 2017 में, जिसके बाद ये फोर्स में आया। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टोरेज से लेके, मरकरी की स्टोरेज से लेके उसके डिस्पोजल तक सभी चीज़ों में हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके ताकि मरकरी आपका इन्वायरमेंट में एंटर ना करे। उसके अलावा ह्यूमन मेड जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे या लैपटॉप यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पर जो आप सेमीकंडक्टर की चिप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी मरकरी यूज़ होता है। तो इसके मतलब आप एक्सीडेंटल भी इसे रिलीज़ ना करें, उस चीज़ को भी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है इस कन्वेंशन के अंदर। मतलब कोशिश ये है कि इन्वायरमेंट में मरकरी के रिलीज़ को मिनिमम किया जा सके। तो इस कन्वेंशन के बारे में वैसे तो हमने पहले भी बात की होगी, मिनेमाटा कन्वेंशन। अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा फंड है जो इस मरकरी कन्वेंशन को या मिनेमाटा कन्वेंशन को डील करता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे। आइए अब बात करते हैं ब्लैक कार्बन की। देखिए आप सभी को पता होगा कि कार्बन बहुत अलग अलग फॉर्म का हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन सुना होगा, जो कार्बन आपको कोस्टल, एक्वेटिक और मरीन एरिया में मिलता है, दैट इज ब्लू कार्बन। इसके बाद आपने ग्रीन कार्बन के बारे में सुना होगा। ग्रीन कार्बन जैसे आपकी टेरेस्ट्रियल पार्ट में, प्लांट्स में, हम में जो कार्बन मिल रहा है, दैट इज ग्रीन कार्बन। उसके अलावा आता है ब्राउन कार्बन। अब ब्राउन कार्बन जो है आपका, ये ड्यूल रोल प्ले करता है, मतलब ये किसी की टीम में नहीं है। वैसे तो ये लाइट अब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से एल्बिडो वैल्यू डिक्रीज होती है और प्रॉब्लम होती है, बट साथ के साथ ये सनलाइट को भी वापस रिफ्लेक्ट करता है कई बार, और जिसकी वजह से प्लैनेट के ऊपर कूलिंग इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा वॉल्केनिक इरप्शन हुई, जैसे आप गूगल कर लेना, एक वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ऑलमोस्ट अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था 1-2 सालों के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये जो ब्राउन कार्बन है, इसके हिटिंग इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग में ये सपोर्ट भी करता है, और कुछ टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम के लिए ये ग्लोबल वार्मिंग को डिस्करेज भी करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज
नो वन कैन गेस इट कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है। इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लेशियर ऑफ हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस। अब देखिए, एक क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा हटके है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आमूमन आपसे पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस एरिया के ऊपर हम ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा वर्ल्ड में 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। उसके अलावा वर्ल्ड का तीसरा पोल भी है जिसे हम हिंदू कुश एरिया या हिमालय या पामीर नोट वाले एरिया को काउंट करते हैं, जिसमें यहाँ पे लगभग आपके 55,000 ग्लेशियर्स हैं और बहुत सा फ्रेश वाटर यहाँ पे स्टोर है आइस की फॉर्म में। यहाँ से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है जिनके बारे में आप फ्रिक्वेंटली सुनते हो, जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर, अभी इसके बारे में जैसे बात भी कर रहे थे, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये सभी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं और ये मेजर सोर्स है वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन का। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं हिमालयाज की बात कर रहा हूँ ना, इसमें आप हिमालयाज, कराकोरम और हिंदू कुश, इस पूरे एरिया को, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे एरिया को काउंट करते हैं। अब यहाँ हाल फिलहाल में हमें ब्लैक कार्बन देखने को मिलता है। ब्लैक कार्बन की ऑल्दो लाइफ स्पैन बहुत कम है, बट अगर ये ग्लेशियर्स वगैरह के ऊपर गिरता है तो प्रॉब्लम क्या होती है इससे? देखिए, मान लीजिए ग्लेशियर का कलर है वाइट। अब यहाँ पे ब्लैक कार्बन अगर आपका डिपॉजिट होता है तो इससे इसका एल्बिडो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करने लगेगा, इससे एटमॉस्फेयर वहाँ का जो है वो वार्म होने लगेगा। अब वार्म होने लगेगा तो ये है तो स्नो ही, बर्फ़। अब ये बर्फ़ पिघलने लगेगी, इससे बहुत से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टर रन में जो आपके डाउन स्ट्रीम एरियाज है, इन एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे फ्लैश फ्लड वगैरह हम सुनते हैं। आपने ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक के बारे में सुना होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। उसके अलावा लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर ये आपका स्नो कवर एरिया या ग्लेशियर मेल्ट कर गया तो आने वाले समय में वाटर स्केर्सिटी जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये 2 धारी तलवार है। एक तो शॉर्टर रन में वैसे फ्लड के कारण हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा पानी के सोर्सेज जो हैं, जैसे ये अगर एक ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा हमारे पास पानी बचेगा नहीं, और यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। उसके अलावा इन ग्लेशियर्स में बहुत सारी आपकी ग्रीन हाउस गैस स्टोर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोलर एरिया में देखते हैं, पोलर एरिया में क्या होता है कि इन ग्लेशियर्स के अंदर बहुत सारा आपका मीथेन स्टोर्ड होता है। अब ये ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण क्या होता है, ये मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और जिसके कारण और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है आपको। अब ये जो आपके ब्लैक कार्बन है, इसका सोर्स क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग तो है ही है। जैसे हम ब्रिक्स बनाते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोल का या लकड़ का, वो एक मेजर कारण है। उसके अलावा जो हम सॉलिड वेस्ट बर्न करते हैं, वो आपके थर्मल पावर प्लांट हैं वो, प्लस ये जो रोड के ऊपर डीजल ट्रैफिक चल रहा है, या ओपन में हम सामान को आग लगाते हैं, जैसे पत्तों को आग लगा देते हैं, तो डैट आर द मेजर कॉजेज। मतलब 50 to 60% आपका सॉलिड फ्यूल की बर्निंग के कारण हो रहा है, और बाकी रिमेनिंग आपका रोड पे चलने वाले डीजल व्हीकल और ओपन बर्निंग के कारण होता है। अब अगर इसी तरह से ये एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है तो आने वाले समय में जो ग्लेशियर मेल्टिंग का रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर इन एरिया में, और इसकी वजह से ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में जो ऑयल स्पिल को रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। देखिए, यूपीएससी ने पहले भी इस तरह के बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब उन्होंने ऑयल जैपर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, शायद 2018-19 का ये क्वेश्चन था। ये जो आपका ऑयल जैपर था, ये 5 डिफरेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन का एक कॉकटेल था जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते थे ऑयल को हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी एरिया में हम ऑयल ड्रिल कर रहे हैं, या किसी एरिया में हमारी रिफाइनरीज वगैरह हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पर इस पार्ट में हमें रिफाइनरी देखने को मिलती है। अब रिफाइनरी होने के कारण इस एरिया में ऑयल स्पिल देखने को मिलता है फ्रिक्वेंटली।
अब ऑयल स्पिल होने के कारण ये जो आपकी सॉइल है या आपका लैंड पार्ट है, इसमें कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे इस एरिया में टॉक्सिसिटी जो है सॉइल की वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कॉकटेल यूज़ करते हैं, ऑयल ज़ैपर। इस कॉकटेल में हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेन को इमोबिलाइज करके हम कॉर्न पाउडर को यूज़ करके, कॉर्न कॉब पाउडर को यूज़ करके इन्हें एक्टिवेट करते हैं, और जिसकी वजह से ये इस एरिया में मिलने वाले ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि भारत में ही इकलौता ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके अलावा NY3, जिसमें हम रैमनोलिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे ऑयल के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड है उन्हें लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह का एक जियोबैक्टर बैक्टीरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिससे हम ऑक्सीडाइज करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसे कन्वर्ट करते थे कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि जैसे आपका ऑयल है, क्रूड ऑयल, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। एल्केनिवोरस, अब ये आपका एक रॉड शेप माइक्रोब है जो ओशंस में रहता है, और यहाँ पे ये ओशन में ऑयल पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये यूज़ करता है हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स को एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे आप इन सभी एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं ऑयल स्पिल के केस में उनको कम करने के लिए। अब हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ है कि ये न्यूज़ में आए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ऑयल स्पिल क्या होता है। ऑयल स्पिल जब आपका तेल कुछ इस तरह से किसी एरिया में फैल जाता है, फॉर एग्जांपल ये कई बार जैसे आप रिफाइनरी में तेल को निकाल रहे होते हैं तो वहाँ से रिसाव हो सकता है, किसी जहाज़ के टूटने के कारण या किसी जहाज़ के डूबने के कारण इस तरह से तेल आपका फैल जाता है। तो ये जो रिसाव है, अनकंट्रोल्ड रिसाव है तेल का, क्रूड ऑयल का, गैसोलीन का, फ्यूल का, ये इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, और इसी को कह देते हैं हम ऑयल स्पिल। ये ना केवल आपके लैंड को पोल्यूट करते हैं बल्कि एयर को भी कर सकते हैं और वाटर को भी। ज़्यादातर आपको ओशन एरिया में ही ऑयल स्पिल के केसेस देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने बायो रेमेडिफिकेशन के थ्रू एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जहां पर हम इस तरह के कंटामिनेशन को रोक सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बैक्टीरियाज के नाम गिवन है, इनको आप पढ़ लेना, याद रहें तो वेल एंड गुड है, बट थोड़ा सा आप यहाँ से हिंट लेके चलना कि इस तरह के नाम अगर आपको दिखते हैं तो आपको ऑड वन आउट फाइंड करने में हेल्प करेंगे ये। उसके अलावा यहाँ पे इनके नाम को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कुछ किस तरह के ये नाम हैं। तो इन बैक्टीरिया के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम जो ऑयल का रिसाव हो रखा है इन एरिया में, इनको ठीक कर सकें। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है। बायो मीन्स लिविंग, रेमेडिएशन मतलब किसी चीज़ का क्योर। तो आप यहाँ पे ऑयल स्पिल का क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे कह देते हैं बायो रेमेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, स्टैटिक पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये दो तरह से परफॉर्म हो सकती है। एक होती है इन सिटू, मतलब जहाँ पे आपको ये पोल्यूशन देखने को मिल रहा है आप वहीं पर इसको ठीक करेंगे, और दूसरा होता है एक्स सिटू, मतलब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए किसी सॉइल में आपका ऑयल फैल गया है, तो इस सॉइल को डिगअप करके आप इस सॉइल को लेके जाएंगे और इस सॉइल को ट्रीट करके वापस यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज एक्स सिटू। तो ये दो तरह के आपके रेमेडिएशन के मेथड हैं। अब देखिए, ये जो ऑयल स्पिल है ये अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑयल की एक्सप्लोरेशन तो हर जगह चल ही रही है, बिकॉज वर्ल्ड में ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है। अब जितना इसकी ऑयल की डिमांड ज़्यादा है उतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि इनकी माइनिंग वगैरह चल रही है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल रही है, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि कई बार कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ इस तरह की सिचुएशन जनरेट होती है, ये तेल फैल जाता है यहाँ पे। अब इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब ऐसा क्यों? देखिए, ये जो ऑयल है ये दो धारी तलवार है। एक तो ऑर्गेनिजम्स की लाइक ऑक्सीजन इनटेक को ये इम्पेक्ट करता है, दूसरा पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं ये डिसरप्ट कर देता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑयल आपके पानी से हल्का होता है, तो इस वजह से ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर।
अब क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है तो ऑक्सीजन का जो इंट्रैक्शन है उसको कम कर देगा। अब ऑक्सीजन का इंट्रैक्शन कम हो गया तो इस एरिया में एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनिजम्स मरने लग जाएंगे। अब चलो, एक तरह से तो ये इस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ समझिए, इसका कलर क्या है, डार्क कलर है। अब इसकी वजह से आपकी सनलाइट भी यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगी। अब अगर सनलाइट यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगी तो इसके कारण यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कमी देखने को मिलेगी। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कमी देखने को मिलेगी तो उससे भी ऑक्सीजन की यहाँ पर सप्लाई कम होगी और इससे भी इक्वेटिक इकोसिस्टम की डेथ जैसे सिनेरियो बन जाएंगे, जहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं लेडेड पेट्रोल के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेड के कारण बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, इससे आपकी लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है और कई बार लोगों की डेथ तक हो सकती है इसके कारण। इस वजह से वर्ल्ड लेवल पे एक कोशिश की गई जिसमें हमने कहा कि हम पेट्रोल में से लेड को हटा देंगे, मतलब जो लेडेड पेट्रोल है इसकी सेल को ख़त्म कर देंगे। अभी रिसेंटली हमने इसे अचीव कर लिया जब अल्जीरिया ने भी, ये क्योंकि दुनिया की आखिरी कंट्री थी जिन्होंने अब लेडेड पेट्रोल को यूज़ करना बंद कर दिया है। इंडिया में इस चीज़ को बैन कर दिया गया था 2000 में। अभी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ को हमने रोक लिया है और साथ के साथ इकॉनमी पे होने वाले 2.4 ट्रिलियन के नुकसान को हमने सेव कर लिया है। अभी रिसेंटली इस चीज़ को पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसने ये कहा है कि अब वर्ल्ड में से लेडेड पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, अब इसका यूज़ नहीं होता। अब मान लीजिए अगर कोई इंसान लेड के एक्सपोजर में आता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, लेड के कारण आपके जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा सीवियरली लेड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ब्रेन के अंदर, मेंटल डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा लेड बोन्स तक पहुंच सकती है अगर प्रेगनेंसी के टाइम कोई लेड के कांटेक्ट में आता है। उसके अलावा लेड के कारण अडल्ट्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, किडनी का डैमेज होना। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमने लेडेड पेट्रोल को यूज़ करना बंद कर दिया है। आइए एक बार समझ लेते हैं यूएनईपी के बारे में भी। देखिए, इसे 5 जून 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। आप सभी को याद होगा 1972 में आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे जस्ट पहले इसको बनाया गया था। ये आपकी लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जिसका काम ये है कि ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एजेंडा चल रहा हो, कोई भी कार्य चल रहा हो, उसे प्रमोट करना, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना इसी की जिम्मेवारी है। मतलब उसकी देख रेख या मॉनिटरिंग करना काम इसी का है। यहाँ पर ये फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है उस चीज़ के बारे में ये विचारधारा या ग्लोबल लेवल पे एकजुटता बनाने में मदद करता है। अब इसकी कई मेजर रिपोर्ट्स आती है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, उसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं इसकी जिसको आपको याद रखना है। उसके अलावा कई मेजर कैंपेन इन्होंने रन किए हैं, जैसे बीट पोल्यूशन, UN75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये बहुत सारे आपके इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करता है, मतलब उनके देख रेख करता है। जैसे मैंने कहा ना, मॉनिटरिंग का काम इन्हीं का है। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसको ही देखभाल ये करते हैं, साइट कन्वेंशन को ये देखते हैं, CMS जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बॉन कन्वेंशन आपने सुना हो तो उससे भी यही डील करता है। बेसल कन्वेंशन जो हजार्डियस वेस्ट की मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये बेसल कन्वेंशन को देखते हैं। उसके अलावा जो आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ 1972 की, मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से डील करता है, उसको भी ये देखता है। साथ के साथ मिनेमाटा कन्वेंशन जो मर्करी का है उसको, और वियना कन्वेंशन जो ओजोन का है उसको इम्प्लीमेंट करने की देखरेख का जिम्मेवारी भी इसी का है। मतलब सेक्रेटरीट यही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इस UNEP के बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था।
कई बार यूपीएससी आपसे इन ऑर्गेनाइजेशन या इन कन्वेंशंस के बारे में पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसकी तरफ। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में। अब देखिए, आपको पता होगा कि आखिरी बार गाइडलाइंस इशू की गई थी 2005 में। अब 2021 में इन्हें एक बार फिर से रिवाइज किया गया है। अब यहाँ पे आपके पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर फोकस किया गया है, 10 के ऊपर फोकस किया गया, ओजोन के ऊपर फोकस किया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर फोकस किया गया है। हालांकि इससे पहले 2005 तक हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते थे, बट अभी पहली बार कार्बन मोनोऑक्साइड को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी हो जाती है। देखिए, यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, जो मैं बात करूँगा कि 10 या 5, इसकी जो यूनिट है वो है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, आपको 5, 10 इस तरह से समझाऊंगा। तो एक चीज़ मान के चलिए कि जो आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, पहले कहते थे कि एनुअल मीन जो आप इसकी इंटरेक्शन करते हैं, मतलब अपने साथ जो इसका आदान प्रदान होता है, वो लगभग 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक ठीक है। बट अभी हाल फिलहाल में इसे घटाकर 5 कर दिया गया है। ये तो एनुअल मीन की बात की जा रही है कि सालाना दर पे। अब अगर बात करें 24 घंटे की, यहाँ पे पहले आपकी 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हुआ करती थी, अब इसकी इंटरेक्शन घटाकर 15 कर दी गई है। सेम आपके पर्टिकुलेट मैटर 10 में भी कुछ इस तरह के ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2005 तक पहले ये 20 आपके माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हुआ करते थे, अब इसे घटाकर 15 कर दिया गया है। वेयरएज 24 आवर मीन्स में यहाँ पर घटाकर 50 से इसे 45 कर दिया गया है। उसके अलावा O3 की बात करें, ओजोन की बात करें, जो आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है, नॉट स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन होती है और ट्रोपोस्फेयर में आपकी बैड ओजोन होती है। तो पीक सीजन में पहले हम इसके डाटा को मेजर नहीं करते थे, अब कहते हैं कि ये 60 की लिमिट यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। उसके अलावा जो आपका 8 आवर का है ड्यूरेशन, उसमें पहले भी 100 हुआ करती थी इसके यूनिट्स, अब भी 100 यूनिट्स ही रहेंगी। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड को पहले हम 40 कहते थे, 40 तक हम यहाँ पर इसे ठीक मानते थे, अब इसे घटाकर 10 कर दिया गया है। उसके अलावा 24 आवर के मीन को हम पहले कैलकुलेट नहीं करते थे, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। साथ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी, इसका भी 24 आवर मीन्स को डबल कर दिया गया है। अब ये मेरे समझ से परे है कि इसे डबल क्यों किया गया है। पहले ये 20 हुआ करता था, अब बढ़ाकर ये 40 कर दिया गया है। उसके अलावा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहले इसे कैलकुलेट नहीं करते थे, बट अभी इसको 4 यूनिट तक कंटेन करने की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आपकी एयर की जो क्वालिटी है, मतलब अगर आपके एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स की लिमिट्स जो यहाँ पर अब गिवन है, इससे नीचे होगी, तो ही आपकी एयर क्वालिटी दुरुस्त मानी जाएगी। देखिए, यहाँ पे कोशिश ये है कि हम एयर क्वालिटी को कैसे और बेहतर कर सके, जिससे ह्यूमन के ऊपर पोल्यूशन के इम्पैक्ट को हम कम कर सके। अब अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं तो आपकी कंट्री की एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। इंडिया में भी इस बेसिस पे बहुत से प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। जैसे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसको हमने स्टैटिक में कवर किया। अगर करंट अफेयर में इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ हुई तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो गाइडलाइंस जो WHO ने पब्लिश की है ना, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। यहाँ पर इनके बारे में यही कुछ चीज़ें आपको समझा रखी हैं, जो मैंने आपको टेबल फॉर्मेट में बताया है। कुछ उसके बारे में यूपीएससी पूछ ले तो पूछ ले, या आपसे ये पूछ सकते कि कौन सी एजेंसी इस गाइडलाइंस को पब्लिश करती है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। इसके बाद कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव की, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए किस तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं, किस तरह से हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। इथेनॉल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल जो है हमारा, वो बहुत कॉस्टली है। पहली चीज़ तो